तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सारे। आई होप सारे अच्छे होंगे। जो आपके एग्जाम जा रहे हैं बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है। तो इतने पेपर आपके हो गए, तो जिन्होंने वीडियो वगैरह देखे थे, हमारी टीम ने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए थे एग्जाम से एक दिन पहले, जो मोस्ट क्वेश्चन वगैरह सारे सिलेबस को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। जितनी हमने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। सेम हूबहू क्वेश्चन आपके लगभग 85% तक कुछ पेपर्स में ऐसे कैसे मैच हुए हैं। तो जो विद्यार्थी कंटिन्यूस प्रीवियस ईयर के जो मैंने डाल रहा हूँ वो चीज़ें देख के गए थे, तो उनका तो बहुत अच्छा हुआ है। आज जो अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी का पेपर, जो आपके इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कोर्स जो चल रहा है, जिसका सब्जेक्ट कोड बायोलॉजी 111 है, ठीक है। सब्जेक्ट टाइटल इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी है। तो उसके बारे में आपका नेक्स्ट डे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कल का पेपर है, कुछ का अब हो, और लगभग ऑल इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है बीएससी फर्स्ट ईयर जिनमें बायोलॉजी का सिलेबस अटैच हो रहा है और जिनका बायोलॉजी सिलेबस लगता है, उनके लगभग 95% सिलेबस सेम है। पेपर पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है कि आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्शनल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बाकी लगभग सिलेबस सेम है और लगभग यही क्वेश्चंस रिपीट वगैरह होते रहते हैं। तो आज का जो पेपर है, मैंने 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके सारे क्वेश्चन प्लस सिलेबस का एनालिसिस करके बहुत मेहनत के साथ, जो और बैक पेपर आपको दिए हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करके बनाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें 85 से भी ज़्यादा आपको पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सारा पेपर अभी सोल्व करवाते हैं। जिनका कल पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। बाकी इसमें इतनी मेहनत की है, उसका 10% मेहनत आप करके जाओगे ना, जितनी मैंने की है इस पेपर पे, तो आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर लोगे। किसी भाई के बैक नहीं आएगी, लिख के ले लेना, किसी भाई के बैक नहीं आएगी। एग्जाम देके वापस आके मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपकी क्लासमेट्स हैं, जितने भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, सबको शेयर कर दो। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं आपके, कोई सा भी, उसमें सब में डाल दो। पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की, जो कि आपके एसकेएम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसी में डेफिनेशन आती है, 5 डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन जो छोटे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, देखो डेफिनेशन सीड की पूछ रहा है तो सीड के बारे में आप डेफिनेशन ही दे, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखें। ज्यादा अति जो करते हैं वो नुकसानदायक हो जाती है। तो सीड की डेफिनेशन देनी है आपको। आज मैंने जो 5 मोस्ट डेफिनेशन बताई है, पहली है सीड। अब सीड की डेफिनेशन की बात करें, बीज एग्रीकल्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये सीड वाला टॉपिक। तो देखो सीड की भी एग्रीकल्चर में और बायोलॉजी में दोनों अलग अलग परिभाषा होती है। अगर आप इसमें एग्रीकल्चर वाली परिभाषा लिख के आते हो तो आपको 0 नंबर मिलते हैं, 0 नंबर पूरी सही होते हुए भी। बायोलॉजी में अलग है परिभाषा सीड की, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप लिख सकते हो कि किसी पौधे का वह भाग, जड़, तना, पत्ती या बीज जिससे नया पौधा तैयार किया जाता है उसको बीज कहते हैं। पर बायोलॉजी में क्या है, पुष्प के परिपक्व बीजाणु को, पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं। ये अगर एक लाइन आप लिख के आ रहे हो ना, एक में से 1 नंबर है, कोई नहीं काटेगा। चाहे इंग्लिश में लिख के हो चाहे हिंदी में, खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज सीड की सबको याद होगी, पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं। सेकंड नंबर की जो आपके डेफिनेशन दिए मैंने, अवशेषी अंग, शब्द से समझ में आ रहा है, अवशेषी अंग जो शेष रह गए, ऐसे अंग जो पहले अपने पूर्वजों में पाए जाते थे पर वातावरण की बदलती परिस्थितियों, बदलती जरूरत, आवश्यकताओं के, अब वो अंग शरीर में पाए तो जाते हैं पर किस रूप में पाए जाते हैं, अवशेष के रूप में, ठीक है। वो अभी सक्रिय नहीं है, उनको अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे अक्ल डाढ़ हो गई आपके, ठीक है, कान की पेशियां हो गई, ये चीजें। नेक्स्ट देखते हैं आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक वेरिडिटी। इसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिक विविधता। किसी भी जीन के द्वारा जो विविधता, या जिसको बोलते हैं विविधता, किसको बोलते हैं, अंतर, कुछ बदलाव आ रहा है। तो जीन के द्वारा कोई अंतर या बदलाव आ रहा है जो आगे जेनेटिक आनुवंशिक रूप से अगली पीढ़ी में भी जा रहा है, उसको आनुवंशिक विविधता बोलते हैं। बाकी आपके नोट्स वगैरह में देख लेना। बायोलॉजी में टोटल 12 या 13 टॉपिक है, जिनमें से 4 टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फंसेगा आपके, तो वो देख जाना। 15-15 मिनट की क्लास है शायद, और एक आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है, वो भी आप सोल्व आउट करके जाना। बाकी मैंने उसमें ऐड कर दिया है सारा कुछ, नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपकी 4th परिभाषा है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या, एक टिश्यू है जो आपके जलीय पौधे हैं ना उनमें पाया जाता है उत्तक, उत्परिवर्तन। ये जो है म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, अचानक हुआ वंशागत जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का फादर कौन है। अब जैसे सीधी बात करें म्यूटेशन की आ गई, तो आपने लिख दिया कि अचानक हुआ वंशागत परिवर्तन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है, जिसकी खोज किसने की थी, ह्यूगो डी व्रीज। स्टार लगा के थोड़ा सा डेफिनेशन के नीचे ये लिख दोगे तो अगले को फील होता है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, कि हाँ बंदे ने पढ़ा है, मतलब इसको आता है। आगे अगर आप नेक्स्ट परिभाषा में एक शब्द कम भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, अचानक होने वाला वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है, म्यूटेशन। एक शब्द जीवाश्म, इसकी परिभाषा भी आप देख के जाना। जो नीचे बहुत सालों पहले जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में अब मिलते हैं, पृथ्वी के नीचे दब गए थे, जीवों के जो अंश मिलते हैं अपने को, उसको जीवाश्म बोलते हैं। एक आपकी जो टॉपिक है पूरा, यूजेनिक्स और यूथेनिक्स, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। यूजेनिक्स किसको बोलते हैं, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवंशिकी के द्वारा मतलब मनुष्य को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स।
तो मैंने ये 5 तो आपको डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो अंतर करने वाला, ठीक है, अंतर करने वाला। तो इसमें से एक तो अंतर करने वाला, ये जो 4 चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इसमें से 100 आपको 101% आपको मिल जाएगा अंतर वाले क्वेश्चन में। या फिर आपको जो शॉर्ट कमेंट वाला 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें ये 3.5 नंबर का आता है लगभग अंतर वाला, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है, जो शॉर्ट कमेंट अपने को करना होता है टिप्पणी। तो पहला है अभिसारी और अपसारी विकास। अभिसारी और अपसारी विकास, बात करें अभिसारी विकास की, अपसारी विकास कहते हैं, किसे कहते हैं, शब्द से समझ में आ रहा होगा कि अपसारी समान जाति के जीव है ना। अपसारी किसको बोलते हैं, जब कोई 2 समान जाति के जीव है उनको लंबे टाइम तक अलग अलग वातावरणीय दशाओं में रखा जा रहा है, ठीक है। एक ही माँ के 2 पुत्र है, ठीक है, सेम जनक समान है, उनका समान जाति के, पर एक को तो आप जम्मू में रख रहे हो और एक को आप जैसलमेर में रख रहे हो कंटिन्यू 30 साल, ठीक है, ये जम्मू रह रहा है, ये जैसलमेर रह रहा है, तो इनमें कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी विकास। फिर वो वंशागत हो जाता है कि किसी समान जाति के 2 जीवों को जब अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में रखा जाता है तो उनमें बदलाव आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। और अभिसारी क्या बोलेंगे, सेम इसका उल्टा, कि 2 अलग अलग जाति के जीव थे, ठीक है, एक जम्मू का था एक जैसलमेर का था, दोनों को जयपुर रह रहे हैं 20 साल से 30 साल से, तो उनमें उसके गुण आ जाएंगे, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का खान पीन, वहाँ का जो एनवायरमेंटल उसको एब्जॉर्व करने लगेंगे वो, तो उसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी और अभी इसमें समझ में आ गया। समजात और समवृत्ति अंग, ये शब्द थोड़ा सा डीपली देखोगे। समजात, जिनकी जात समान है, उत्पत्ति समान है, कार्य अलग अलग है, जिनकी उत्पत्ति समान है पर कार्य अलग है। समवृत्ति, वृत्ति मतलब कार्य, ठीक है, जिनके कार्य समान है पर उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है, ये देख लेना। ये अंतर में भी आ सकता है और आपके जो शॉर्ट कमेंट है उसमें भी पूछ सकता है। बात करते हैं समसूत्री अर्थसूत्री विभाजन, बहुत बार पढ़ा है, बहुत ईजी वे में ट्रिक से पढ़ाया हुआ, ये चीज़ देख के जाना। एक ये चीज़, ये मोस्ट है, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक, ये एग्रोनॉमी में, होर्टी में, जो आपके एग्रीकल्चर के जितने भी है कहीं पे भी पूछ लेता है, आपके जो और एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम उनमें भी। ऊपरी भूमिक को क्या बोलते हैं, इसको समझना। एक तो होता है हाइपोजियल और एक होता है ईपीजियल, ठीक है, हाइपोजियल और ईपीजियल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ऊपरी भूमिक को क्या बोलते हैं, हाइपोजियल, और अधोभूमिक को ईपीजियल, ठीक है। इसको कैसे समझोगे, जो हाइपोजियल होता है, ईपीजियल और हाइपोजियल 2 चीज़ है। ईपीजियल अधोभूमिक, ठीक है, ईपीजियल अधोभूमिक, अधो मतलब भूमि के अंदर, भूमि के अंदर, और हाइपोजियल ऊपरी, भूमि के ऊपर। तो एबीसीडी के अंदर ई और एच, पहले क्या आता है, ई आता है, ई आएगा तो ई नीचे रहेगा, ठीक है। अधोभूमिक, अधोभूमिक को बोलते हैं ईपीजियल, और अंदर रहेगा तो अंदर कौन से रहेगा, जैसे रबी वाली क्रॉप्स आपके सर्दियों वाली, अब कोई पौधा शुरू में उग रहा है, ये अंकुरण है, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक अंकुरण। अधोभूमिक अंकुरण क्या होता है, अंकुरण के समय जो पादप, जब फर्स्ट बार जो सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उसके जो दल पत्र होते हैं, 2 ऐसे पत्ते, वो भूमि के अंदर रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक। अपन बात करें अधोभूमिक मतलब भूमि के अंदर वाला, तो ये भूमि के अंदर ही रह जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, ई। इसको याद ऐसे रखना है, ईपीजियल की एबीसीडी में ई पहले आता है, तो मतलब ये नीचे रहेगा, पहले नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे क्यों रहता है और किसके रहते हैं, ज़्यादातर रबी वाली जो क्रॉप्स हैं उनके रहते हैं। अब ये चीज़ सोचो, रबी मतलब सर्दी की क्रॉप्स, सर्दी की क्रॉप्स में अगर दल पत्तर, जब पौधा उगेगा शुरुआत में ही ऊपर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है, उसके कारण इनका जर्म प्लाज्म बहुत सॉफ्ट होता है, तो जर्म प्लाज्म जम के ये जल जाएगा। इसके पीछे लॉजिक है क्यों कहा गया है ये। अब बात करते हैं ऊपरी भूमिक। ऊपरी भूमिक को बोलते हैं हाइपोजियल, एच बाद में आता है मतलब ऊपर, ठीक है। हाइपोजियल, हाइपोजियल में आएगा सारा खरीफ वाली, बरसात के दिनों में इनको क्या है, पत्ते ऊपर आ जाते हैं, भूमि से ऊपर आ जाते हैं, वो हाइपोजियल है। तो ये एक बार आप देख के जाना आराम से नोट्स वगैरह में, अभी तो मैं इतना डिफाइन नहीं कर सकता यहाँ पे। मोस्ट क्वेश्चन एक जो अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक 6th क्लास से आपके आ रहा है। प्रो मतलब पुरानी, प्रो पुरानी, यू मतलब नई, यू या न्यू से याद रख लेना, न्यू। अब पुरानी कोशिका है तो उसमें देखो सब अविकसित पाए जाएंगे, कम जो है अंग जो है कोशिकांग वो कम पाए जाएंगे, ठीक है, दोहरी झिल्ली, एक झिल्ली, तो जितनी भी कमियां हैं वो सारी प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिका, आधे कोशिका में पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब न्यू, नई विकसित कोशिका, इसमें सारा कुछ विकसित पाया जाएगा। तो ये तो आपके अंतर में आ सकता है या शॉर्ट कमेंट में। अभिसारी अपसारी में अंतर देख के जाओगे, समजात और समवर्ती में, समसूत्री अर्थसूत्री, ऊपरी भूमिक अधोभूमिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक और मोनोकोट और डाइकोट जो आता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में एक बार देख के जाना। ये हो गए शॉर्ट नोट्स। इसके बाद में बात करते हैं आपके जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बड़ा, उसके अंदर इसमें 2 चीज़ है, कोशिका झिल्ली की संरचना का वर्णन कीजिए।
कोशिका झिल्ली की संरचना और उसका वर्णन क्या क्या कार्य है वो चीज़, एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तस्तरीनुमा संरचना वगैरह, इसका चित्र भी आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, किसी ने सी बेंडा वगैरह खोज, तो सारा चीज़ इन 2 कोशिकाओं के बारे में पढ़ के जाओगे। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ो तो थोड़ा सा एक चीज़ देख लेना, न्यू टाइप के लिए बता रहा हूँ मैं। कोशिका झिल्ली के बारे में देखो तो न्यू टाइप के लिए कौन सा, एक तो जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन स्वान ने दी थी, ठीक है 1938-39 में। और यूनिट मेम्ब्रेन इकाई झिल्ली सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा आपके न्यू टाइप में पूछ सकता है ऑप्शनल में, जो टिक मारने वाले आते हैं। बाकी कोशिका झिल्ली की संरचना सिद्धांत और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख के जाना। बात करते हैं जो बड़ा 7वां क्वेश्चन आपके आता है, उसमें आपको 3 मिलते हैं जिनमें से किन्हीं 2 के जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो उसमें सरसों व मटर का पुष्प चित्र और सूत्र, जो पुष्प चित्र है सरसों और मटर कैसे लिखना है, सरसों का नाम लिख दिया, फैमिली लिख दी, इसका पुष्प सूत्र दलपुंज क्या होता है, क्या है, वो चीज़ें लिखनी है। मटर के भी सेम यही करना है, जो आपके 13वें और 14वें टॉपिक में से है। बड़े क्वेश्चन में ये आ सकता है। नेक्स्ट जो इसमें बड़े क्वेश्चन में आपको मिल सकता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम जो पद्धति, कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण जो है वो एक बार थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके जाना, उसको नज़र मार के जाना उस चीज़ पे। और एक जो आपके फर्स्ट और सेकंड में से है, सजीव किसको कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही है, बायो मतलब जीव, सजीव, और लॉजी मतलब उनका अध्ययन करना। तो एक जीव के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक जो बीच की अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी जन्म अवधि, और उसके बीच में जितनी भी क्रियाएं उसका अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी का जीव एरिस्टोटल इसका फादर है, कौन है, अरस्तु। न्यू टाइप में आपको आ सकता है ये क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु। तो जीव के बारे में क्या देख के जाओगे, जीव की डेफिनेशन एक बार देख लेना। और एक सजीव के क्या क्या गुण होते हैं भाई, सजीव होएगा तो जनन करेगा, उपापचयन करेगा, श्वसन करेगा, गति करेगा, ठीक है, मूवमेंट करेगा, किसी भी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया करेगा, उपापचय क्रियाएं करेगा, ये जनन के, ये सजीव के गुण होते हैं, वो चीज़ आप देख लेना। लास्ट जो क्वेश्चन था वो कहाँ गया, हाँ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से जो आधुनिक परिकल्पना है एआई ओपेरिन की सर्वमान्य सिद्धांत जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख जाना। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन बताए हैं और उम्मीद करता हूँ बहुत मेहनत करके हमने बनाए कि इसी में से आपका पेपर फंसे, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, किसी भी भाई या बहन के ये सब्जेक्ट बैक नहीं आए, अच्छी OGP रहे। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। पुराने वीडियोस का क्या रिजल्ट रहा आपने देखा ही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, पेपर में भी आए हैं, आपने भी अच्छा पढ़ा है। तो सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। शेयर सब कर देना।